हाँ, तो 8th क्लास देखिए बेटा, हमने 7वां पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो साथ क्या निराश हुआ जाए, तो लेखक ने इसमें बताया है कि किस तरह से आज भी सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी आज भी लोग स्त्रियों का क्या करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, ठीक है। सच्चाई के प्रति क्या है, उनकी आस्था है, ठीक है। और आज भी वो बुराई करना क्या समझते हैं, पाप समझते हैं, ठीक है बेटा। तो एक घटना के माध्यम से इसी बात को लेखक ने क्या है, यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए बेटा आगे, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, पर बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करना। यानी कहने का तात्पर्य इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के दोषों को बताना, उसके अंदर जो दोष हैं उसको बताना बुरी बात नहीं है, परंतु एक व्यक्ति के केवल अच्छाई और बुराई दोनों में से केवल गलत पक्ष को ही बताकर उसका रस में रस लिया जाता है, ठीक है। तो उसी के दोषों को, केवल अच्छाई को न बता करके उसके दोषों को क्या लिया जाता है, उसके दोषों को बताया जाता है, तो यह गलत होता है। और बुराई में रस लेना तो बुरी बात है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की अच्छाई को जान करके अच्छाई को नहीं बताना उससे भी बुरी बात है, ठीक है। तो देखिए एक घटना के माध्यम से लेखक ने इसको किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया, ठीक है बेटा। लेखक इसमें क्या बता रहे हैं कि वो खिड़की पर टिकट लेने गए थे, तो वहाँ पर 10 के बजाय उन्होंने कितने रुपए का नोट दे दिया था, 100 रुपये का नोट दे दिया। और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों की 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष गरिमा थी और मैं चकित रह गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो टिकट बाबू था वो क्या था, हर उसमें घूमता था, ठीक है। तो हर डिब्बे में वो रहता था टिकट बाबू, तो उस आदमी का चेहरा उसने पहचान लिया था, ठीक है। तो उसने 90 रुपये लौटाते हुए क्या बोला था कि मुझसे भी गलती हो गई थी, मैंने अच्छी तरह नहीं देखा और आपने भी अच्छी तरह नहीं देखा था। तो पैसे देते हुए उसके चेहरे पर एक अजब ही क्या था, संतोष था, ठीक है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी गायब हो गई है। यानी इसको देख करके, टिकट बाबू को देख करके जो लेखक है उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आज भी सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, मैं इस बात को कैसे मान लूँ, ठीक है। यानी समाप्त हो गई है आज भी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि आज भी हमारे समाज में सच्चाई और ईमानदारी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, ठीक है, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने क्या दे दिया था, जवाब दे दिया था, यानी वो रुक गई थी। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गई, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर के चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि वो हमें धोखा दिया जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब बस खराब हो गई थी, ठीक है, तो उसका जो कंडक्टर था वो साइकिल लेकर के वहाँ से चला गया और लोगों ने क्या समझा, यानी लोगों को ये संदेह हुआ कि ये हमें छोड़ करके जा रहा है, अर्थात ये हमको धोखा दे करके जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला, यानी लेखक अपने परिवार के सहित क्या था, अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था।
और ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कौन से आदमियों का डर समा गया था? लुटेरों का डर समा गया था। जो लुटेरे थे उन्होंने, जो वहाँ एक स्थानीय लोग थे, उन्होंने आकर के क्या कहा था उनसे कि यहाँ पर क्या है, लुटेरों का भी डर है, यहाँ पर आदमियों की पैसों के लिए हत्या कर दी जाती है। तो इस बात का डर भी लेखक के मन में समाया हुआ था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर क्या उड़ने लगी थी? हवाइयाँ उड़ने लगी थी, यानी वो घबरा गया था। ड्राइवर क्या हो गया था? घबरा गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ इसने भेज दिया। यानी कहने का तात्पर्य क्या था कि जो यात्री थे वो क्या समझ रहे थे कि ये बस वाला हमको क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है, और इसने पहले तो कंडक्टर को उसने डाकुओं के यहाँ पर भेज दिया हमको लूटने के लिए, ठीक है, और अब ये स्वयं भी वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये लेखक उसको बचाने का भी प्रयास करता है, लेकिन अन्य लोग उसको नहीं बचाने देते हैं, ठीक है। उसको क्या संदेह हो जाता है दूसरे लोगों को कि इसने कंडक्टर को तो भेज दिया है डाकुओं के पास, और ये स्वयं भी हमको धोखा दे करके यहाँ से चला जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, मैं भी बहुत भयभीत था, यानी डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर करके उन्होंने रख लिया, ठीक है बेटा। ड्राइवर को उन्होंने मारा तो नहीं, लेकिन एक जगह क्या कर लिया, उसको घेर करके रख लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, ठीक है बेटा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कंडक्टर क्या लेने गया था, दूसरी बस लेने गया था। तो लेखक क्या बोल रहा है कि एक बस आ रही है और उस बस पर हमारा क्या बैठा हुआ है, कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए, ठीक है बेटा। तो आगे देखिए, पहले तो क्या हुआ, उसने ईमानदारी किस तरीके से देखी। पहले तो जो टिकट बाबू था उसने उसे 90 रुपये लौटा दिए थे, और दूसरी बार जब बस खराब हो गई थी तो कंडक्टर ने दूसरी बस वहाँ पर लाकर खड़ी कर दी थी, ठीक है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। यानी इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ये नहीं कह सकते थे कि मनुष्यता क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, अर्थात मनुष्यता अभी भी बाकी है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं नहीं भूल सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर। विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया जाता है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को डांडस यानी धैर्य बंधाया, ठीक है, धैर्य दिया है और हिम्मत बंधाई है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बोल रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो जीवन में बुरा हुआ है केवल उसी को याद रखा जाए। जो जीवन में अच्छी घटनाएं हुई है उसको भी हम याद रख करके जी सकते हैं कि किस प्रकार से बिना किसी कारण ही लोगों ने हमारी सहायता की है और हमारे निराश मन को धैर्य बंधवाया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने आपसे हम अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं, ठीक है। यानी कहने का क्या तात्पर्य है इसमें कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने जो प्रार्थना गीत है उसमें भगवान से क्या प्रार्थना की है कि
चाहे मुझे संसार में धोखा भी खाना पड़े, नुकसान भी खाना पड़े, परंतु कुछ मेरे साथ ऐसा करना कि मेरा विश्वास आपके ऊपर बना रहे। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं। मैं इन्हें बदलना होगा तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य की जो बनाई गई विधियां हैं वो गलत नतीजे, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो नियम है वो गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें क्या किया जा रहा है, बदला भी जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति क्या नहीं हुई है, बुझी नहीं हुई है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी भी लोगों के अंदर सच्चाई और ईमानदारी के प्रति क्या है, विश्वास है। अभी भी लोग गलत कार्य को करने को पाप समझते हैं। अभी भी लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि महान भारतवर्ष को पाने की जो संभावना है वो बनी हुई है और बनी रहेगी। कौन सा भारतवर्ष, महान भारतवर्ष में कौन से भारतवर्ष की इसमें बात की जा रही है कि जिस भारतवर्ष में महिलाओं की क्या की जाती है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जिस भारतवर्ष में सच्चाई, अहिंसा, ईमानदारी, आध्यात्मिक, ठीक है, इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिस भारतवर्ष में सद्भावना पाई जाती है, ठीक है, एकता की भावना पाई जाती है, ठीक है, तो उस भारतवर्ष की जो संभावना है वो क्या हुई है, अभी बनी हुई है, ठीक है। यानी इस पाठ का जो शीर्षक है वो क्या क्यों दिया गया है कि क्या निराश हुआ जाए। यानी यहाँ पर क्या है कि जो ये मूल्य हैं, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के जो मूल्य हैं वो पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी दुनिया में क्या है, सच्चाई है, ईमानदारी है, धार्मिकता में विश्वास है, ठीक है, महिलाओं के प्रति सम्मान है, दूसरों के प्रति आदर है, ठीक है, दूसरों की सहायता करने की भावना है, ठीक है। तो ये सारे मूल्य आज भी इस दुनिया में विद्यमान हैं, ठीक है। तो महान भारतवर्ष को दोबारा पाने की संभावना समाप्त नहीं हो सकती। हम हमारे भारतवर्ष को अपने प्रयासों के आधार पर दोबारा भी पा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसमें क्या बताया गया है कि जो लोगों में क्या है कि उनका अभी भी भारतवर्ष के प्रति क्या है, विश्वास है। यानी जो सच्चाई, जो मूल्य हैं आध्यात्मिकता की, सच्चाई की, ईमानदारी की, वो पूरी तरह से अभी नष्ट नहीं हुए हैं, ठीक है बेटा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें यही बताने का प्रयास किया है, ठीक है। और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है बेटा, वो प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे। अब देखिए बेटा, प्रश्न उत्तर हम इसके कल करेंगे, लेकिन जो इस पाठ का सारांश है, ठीक है, वो सारांश आपको याद रखना है, ठीक है। प्रत्येक पाठ का सारांश आपको याद रखना है कि क्या इसमें बताया गया है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या इसमें बताया है कि ईमानदारी और सच्चाई पर उसको किस तरीके से विश्वास है। उसके साथ दो घटनाएं ऐसी हुई है। कौन कौन सी उसके साथ दो घटनाएं ऐसी हुई है कि पहली तो ये हुई थी कि उन्होंने टिकट लिया था, तो टिकट बाबू ने उनको पहचान लिया था, ठीक है, तो उन्हें 10 रुपये काट करके 90 रुपये उनको वापस लौटा दिए थे। और लौटाते समय उनके चेहरे पर क्या था, संतोष का भाव था, ठीक है। एक तो इन्होंने ये सच्चाई यानी ईमानदारी की घटना देखी थी, और दूसरी जब लेखक यात्रा कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी बस जब खराब हो जाती है तो उस समय कौन उनकी मदद करता है, कंडक्टर मदद करता है। कंडक्टर क्या पहले चला जाता है तो लोगों को उस पर संदेह होता है, लेकिन जब लेखक देखता है कि एक नई बस आ रही है और उस पर कौन बैठा हुआ है, कंडक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, तो कंडक्टर सभी लोगों के लिए क्या लेकर के आता है, नई बस लेकर के आता है। और जो लेखक के बच्चे थे जो भूख प्यास से क्या कर रहे थे, रो रहे थे, तो उनके लिए भी वो थोड़ा सा क्या ले आता है, दूध पानी ले आता है, ठीक है। तो इस तरह से कंडक्टर के मन में दया की भावना को भी बताया गया है, ठीक है। तो ये जब दोनों घटनाएं घटित होती हैं तो इन घटनाओं के आधार पर लेखक क्या मानते हैं कि अभी भी भारतवर्ष को दोबारा पाने की संभावना बनी हुई है। यानी अभी भी भारतवर्ष में क्या है, भारतवर्ष के लोगों में क्या है, सच्चाई, ईमानदारी, दया, सद्भावना अभी भी समाई हुई है, ठीक है बेटा। तो जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर हम
कल करेंगे।